एक लड़की भारत की रहने वाली जिसने नर्स स्टाफ का कोर्स किया था, उसके माँ बाप ने उसका सहयोग भी किया था, लेकिन जब अच्छी तरह से वो अपने कोर्स को पूरा कर लेती है, अच्छे नंबरों से पास भी हो जाती है, उसका सपना पहले से ही ये था कि मैं विदेश में जाकर के नौकरी करूं जिससे कि मुझे अच्छा धन प्राप्त हो। यह विचार करके जब वो नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लेती है तो उसका मन बनता है कि मैं विदेश में जाकर के कोई काम धंधा करूं, लेकिन उसका सपना पूरा भी होता है और वो विदेश चली भी जाती है। जब विदेश जाती है, विदेश में जाकर के काम भी करने लगती है, लेकिन विदेश में जाकर के उससे कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से वहां का जो कोर्ट होता है उसके लिए मौत की सजा सुना देता है। और मौत की सजा जब वो लड़की सुनती है तो फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। आखिर किस व्यक्ति की हालत खराब नहीं होगी जिसके लिए पता चल जाए कि उसे फांसी लगने वाली है। लड़की सोचती है, विचार करती है और फिर वो उच्च न्यायालय में जाकर के यानी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका दायर करती है, लेकिन याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी खारिज कर दी जाती है। उसके बाद वो विचार करती है कि अब क्या करना चाहिए। मात्र उसके पास एक ही कॉलम बचा था, वो भी राष्ट्रपति के पास जाने का। अब वो राष्ट्रपति के पास जब अपनी याचिका लेकर के जाती है तो वहां के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी उस याचिका को खारिज कर देते हैं और फिर उसकी फांसी की जो तारीख होती है, जो सजा बोली होती है, उसे बरकरार रखते हैं। उन्हें भी कोई तरस नहीं आता। आखिर उस लड़की ने ऐसी कौन सी गलती की थी जो निचली अदालत से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के राष्ट्रपति तक उसकी याचिका को हर जगह खारिज किया जाता है और उसे फांसी की सजा बरकरार रखी जाती है। तो आइए जान लेते हैं कौन थी वो लड़की और किस वजह से उसे फांसी की सजा हुई। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना केरल की है। केरल के एक पलक्कड़ जिले की रहने वाली नर्स जिसका नाम था निम्सा प्रिया ने जीएनएम का कोर्स किया था, स्टाफ नर्स का। और स्टाफ नर्स का कोर्स करने के बाद में वो विचार करती है कि मैं विदेश में जाकर के कोई नौकरी करूं जिससे अच्छी धन की प्राप्ति हो। यह विचार करके वो विदेश जाने की तैयारी करती है और फिर उसका सपना भी साकार होता है और विदेश वो चली भी जाती है। 2008 में वह यमन चली जाती है और यमन में जाकर के वो हॉस्पिटल में काम करने लगती है। यहाँ तक कि उसने कई हॉस्पिटलों में काम किया था, एक हॉस्पिटल से फिर दूसरे हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल। इस प्रकार से जो निम्सा प्रिया थी उसने कई हॉस्पिटलों में काम किया था और कई वर्ष यमन में काम करने के बाद में जो निम्सा प्रिया होती है वो 2011 में लौट करके भारत आ जाती है। जब भारत वो आती है तो केरल के टामिन यम्स से शादी कर लेती है और जब शादी हो जाती है फिर उसके एक साल बाद 2012 में वह अपने पति को लेकर के यमन फिर चली जाती है और अपने पति से कहती है कि विदेश में बहुत अच्छी कमाई होती है, चलो वहीं जाकर के हम कुछ रोजगार करेंगे, हम वहां पर ड्यूटी करेंगे और आप वहां पर कोई रोजगार करना। यह विचार करके पति पत्नी दोनों लोग यमन चले जाते हैं। जब यमन चले जाते हैं उसके बाद में एक साल वहां रहते हैं और इसी बीच उनकी एक बेटी भी हो जाती है। बेटी जब हो जाती है और इस प्रकार से वहां रहने लगते हैं, जो निम्सा प्रिया होती है उसके जो पति होते हैं वो गाड़ी चलाने का काम वहां पर यमन में किया करते हैं और जब वो गाड़ी चलाते हैं और जो प्रिया जो होती है वो हॉस्पिटल में काम किया करती है। इस प्रकार से उनका समय बहुत अच्छे से बीत रहा था, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे यूं ही जो वक्त बीतता है तो फिर उनके पास में अचानक से कुछ तंगी आ जाती है, कुछ पैसे की तंगी आ जाती है। कहने का मतलब है कि जो निम्सा प्रिया के जो पति होते हैं उनका काम जो होता है वो छूट जाता है और फिर उनके पास जब कोई काम नहीं रहता तब वो कहते हैं कि देखो प्रिया, हमारे पास अब कोई काम नहीं है और हम परदेश में पड़े हैं, इसलिए हम जा रहे हैं केरल अपने भारत लौट करके। हम बच्ची को भी लेकर के जा रहे हो, तुम यहाँ पर ड्यूटी करना, हम वहां पर कोई रोजगार कारोबार कर लेंगे। यह विचार करके जो उसके पति होते हैं वो केरल चले आते हैं। जब केरल चले आते हैं यमन में कुछ दिन के बाद में गृह युद्ध शुरू हो गया था। लोग आपस में लड़ने लगे थे, भिड़ने लगे थे, यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति भवन था लोग वहां पर भी हमला बोलने लगे थे। इस प्रकार से वहां की व्यवस्था जो थी, अर्थव्यवस्था, वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसलिए वहां के वीजा पर वहां की सरकार ने रोक लगा दी थी कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यमन नहीं आ पाएगा। जब उसकी रोक लग गई थी
तो फिर इधर उसका जो पति होता है निम्सा प्रिया का, वो बहुत परेशान होता है, उसे जाने के लिए वीजा नहीं मिल पा रहा था और इस प्रकार से जो प्रिया होती है वो वहां पर अपना टाइम बिताने लगती है। इसी बीच धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और 2014 में निम्सा प्रिया की मुलाकात तलाल अब्दो मेहदी से हो जाती है और तलाल अब्दो मेहदी से जब प्रिया की मुलाकात होती है तब प्रिया सोचती है कि हमें यहाँ पर अपना खुद का एक क्लिनिक खोल लेना चाहिए। लेकिन यमन का ये रूल था कि बाहर का व्यक्ति कोई भी यमन में आकर के कोई रोजगार या बिजनेस नहीं कर सकता था। अगर कोई रोजगार बिजनेस अगर वहां पर करेगा अपना, तो वहां के स्थानीय लोगों की मतलब मदद की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। उसमें वहां का जो स्थानीय लोग हैं उसकी पार्टनरी होनी चाहिए, तभी विदेश का व्यक्ति वहां पर अपना कारोबार कर सकता है। जब निम्सा प्रिया सोचने लगती है कि अपने क्लिनिक खोलने के लिए यहाँ के नियम के अनुसार जिस व्यक्ति से हमारी दोस्ती हुई है, जो तलाल है, इससे मिलकर के क्यों ना हम यहाँ पर अपना बिजनेस खोल लें जिससे हमारा कारोबार और अच्छा हो जाए। तब वहीं पर क्लिनिक 2015 में निम्सा प्रिया उस तलाल के साथ मिलकर के वहां क्लिनिक खोल लेती है और क्लिनिक चलने भी लगता है, अच्छी खासी उसकी आमदनी होने लगती है, दोनों उसमें पार्टनर होते हैं। लेकिन जो तलाल होता है वो वहां का स्थानीय निवासी होता है, लोकल का होता है, तो वो कुछ उसके रौब ढाब जो थे अलग थे और वो निम्सा प्रिया पर कुछ असील नजरें रखने लगता है और उसमें एरा फेरी भी करता है। जो भी पैसा आता है उसमें एरा फेरी करने लगता है। एक दिन निम्सा प्रिया उससे कहती है तलाल से कि देखो तलाल, अगर तुम हेरा फेरी करोगे तो ये बिजनेस बढ़ने की जगह और कम जाएगा, लेकिन बढ़ नहीं पाएगा, इसलिए तुम हेरा फेरी बंद कर दो। लेकिन वो हेरा फेरी को बंद नहीं करता है, वो अपनी आदत से मजबूर होता है और हेरा फेरी यूं ही करता रहता है। लेकिन जब काफी परेशान हो जाती है निम्सा प्रिया, तो फिर वो भी उस क्लिनिक पर ध्यान देना बहुत कम कर देती है। जब ध्यान देना कम कर देती है तो धीरे धीरे एक दिन वो आता है कि उसका जो क्लिनिक होता है बिल्कुल ठप हो जाता है और काम वहीं बंद हो जाता है। लेकिन जो तलाल था वो निम्सा प्रिया पर गलत नजरें रखने लगता था और इधर 2015 के बाद में निम्सा प्रिया ने विचार बनाया कि क्लिनिक तो बंद हो चुका है, क्यों ना मैं अपने पति से और अपनी बच्ची से मिलने के लिए जाऊं। तब वो अपने पति और बच्चे से मिलने के लिए जब वहां से चलने का विचार बनाती है, तब जो तलाल होता है वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो तलाल भी निम्सा प्रिया के साथ केरल आ जाता है भारत, और भारत उसी निम्सा प्रिया के यहाँ पर 1 महीना तक रुकता है। इसी बीच जब वो यहाँ से लौट करके पुनः उसी तलाल के साथ निम्सा प्रिया जाती है, तब वो उसका वीजा पासपोर्ट जो होता है वो सब अपने कब्जे में कर लेता है और उसी निम्सा प्रिया के घर में उसके पति के साथ की शादी की जो फोटो खींची हुई थी वो फोटो भी अपने कब्जे में कर लेता है। और उस फोटो के साथ ऐसी छेड़छाड़ करता है वो तलाल कि उसका जो पति का फोटो होता है वहां पर वो अपना फोटो लगवा लेता है फ्रॉड करके, और सभी से कह देता है कि ये निम्सा प्रिया मेरी पत्नी है। वहां सभी लोगों को बता देता है कि ये मेरी पत्नी है। इस प्रकार से वो बहुत ज्यादा फ्रॉड करता है निम्सा प्रिया के साथ में, और जो निम्सा प्रिया का पासपोर्ट था, वीजा था, वो भी वो अपने कब्जे में कर लेता है। अब निम्सा प्रिया पर वो हमेशा उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया करता था, उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया करता था। निम्सा प्रिया बहुत परेशान हो जाती है, तो वो सोचती है कि इससे अब पीछा छुड़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि वीजा पासपोर्ट पहले ही उसने अपने कब्जे में कर लिया था। वो चाहता था कि निम्सा प्रिया भारत लौट करके न जाए, वो यहीं पर रहे और मेरी पत्नी बन करके रहे, इसीलिए उसने वीजा पासपोर्ट उसका जब्त कर लिया था। बहुत परेशान हो जाती है निम्सा प्रिया। तब वो पड़ोसी जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होती है वहां तलाल की शिकायत लेकर के जाती है, लेकिन पुलिस जो होती है वहां की वो इतनी बदतमीज होती है कि निम्सा प्रिया की मदद करने की बजाय वो उसी निम्सा प्रिया को अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है, और उसके खिलाफ, तलाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि वहां मुस्लिम कंट्री के खातिर वहां पर वो अपने लोकल की मतलब मदद कर रही थी पुलिस।
जबकि पुलिस के लिए उस लड़की की मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि वो विदेशी थी और फिर एक लड़की थी बेसहारा थी। तो पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ एक्शन लिया और उसे जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद जब वो निमिषा प्रिया जेल से छूट करके आती है तो जेल का ही एक कोई गार्ड होता है, वो कहता है कि देखो बेटी, तुम्हें इस तलाल से अगर छूटना है, क्योंकि ये बहुत फ्रॉड आदमी है और ये नशेड़ी भी बहुत है, तुम्हें अगर इसके जाल से छूटना है तो तुम ऐसा करो कि इसके लिए एक नशीला इंजेक्शन लगा दो, जिससे कि ये बेहोश हो जाएगा और फिर तुम्हारा वीजा पासपोर्ट तुम इसके हाथ से ले लेना, इसके पास हो वो खकोर लेना और अपने पास रख लेना और अपने भारत चले जाना, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ आनंद से रहना। ये बात निमिषा प्रिया के दिमाग में आ जाती है और निमिषा प्रिया फिर उसी तलाल के पास पहुंचती है और उससे नशीला पदार्थ का जो इंजेक्शन होता है वो उसे लगा देती है। लेकिन जो तलाल होता है वो पहले से ही नशीला बहुत ज्यादा था। जब नशीला था तो उसके लिए उस नशीले इंजेक्शन का कोई भी असर नहीं होता है। फिर वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, तब वो कई इंजेक्शनों की डोज एक ही इंजेक्शन में भर के उस तलाल के लगा देती है। इसी बीच उसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो फिर उसकी जब मौत होती है तो पुलिस वहां पर मौका वारदात पर आ जाती है और पुलिस उस निमिषा प्रिया को अरेस्ट कर लेती है और 2018 में उसे हत्या का दोषी ठहराया गया था। जब 2018 में उसे मौत का दोषी जब ठहरा दिया था, उसके बाद में जब वो 2020 में वहां की जो सना की एक ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। यमन की सुप्रीम कोर्ट में उसने अपनी जो थी याचिका दायर की कि हमारी जो फांसी की सजा है वो मुक्त की जाए, उसे हमें बरी किया जाए। लेकिन वहां की जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस लड़की पर कोई तरस नहीं खाया और उसने भी उसे उस सजा को बरकरार रखा। और फिर ये सुन करके वो निमिषा प्रिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसका पति जो होता है वो भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो इधर भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से अपील कर रहा है कि हमारी पत्नी को सुरक्षित वहां से रिहा किया जाए, उसे फांसी से मुक्त किया जाए। लेकिन इधर वो सोचती है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। काफी दिन से वो जेल में भी बंद रही थी, इसलिए वो नौकरी भी नहीं कर पा रही थी, पैसे की तंगी थी। कोई हो सकता है कि वो अच्छा वकील नहीं कर पाई हो। फिर किसी ने उसे सलाह दी कि अब तुम्हारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में तो होगी नहीं, इसलिए तुम किसी के मदद से तुम राष्ट्रपति के पास जाओ, राष्ट्रपति के यहाँ पर तुम अपनी याचिका दायर करो, हो सकता है राष्ट्रपति तुम्हारी फांसी की सजा मुक्त कर दें। तब वो निमिषा जो प्रिया होती है, वो राष्ट्रपति वहां के जो होते हैं वो रसाद अल अमीब होते हैं, उनके पास जब वो अपील दायर करती है तो वो भी उस अपील को खारिज कर देते हैं और उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखते हैं। उसे निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम अदालत तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के राष्ट्रपति तक कोई भी उसे किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती है और उसके लिए 31 जनवरी 2025 तक फांसी लगने का आदेश हो गया था। इस बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं की जाती। लेकिन इसमें एक ऑप्शन उसने खुला रखा था जो ब्लड मनी का होता है। ब्लड मनी का ऑप्शन ये था कि जिस पीड़ित परिवार जो था, जो तलाल मरा था, उसके परिवार अगर निमिषा प्रिया के परिवार वालों से राजीनामा कर लें, वहां की मतलब यमन की कोर्ट की जो ट्रायल होती है उसका ये आदेश था कि अगर मुद्दई और पीड़ित दोनों लोग अगर आपस में एक दूसरे से अगर साठगांठ कर लें, अपना फैसला कर लें, पैसे लेन देने का फैसला कर लें, वहां की अदालत फैसले नहीं करती है किसी पैसा लेन देने का। वहां के दोनों पक्ष, जो पीड़ित होता है, जो मुजरिम होता है, वो दोनों लोग आपस में डिसाइड कर लें कि इतना पैसा लेकर के वो पीड़ित अगर मान जाए कि हमें इतना पैसा लेकर के अपना केस वापस ले रहे हैं, तभी वो फांसी से मुक्त हो सकता है, सजा से मुक्त हो सकता है। उससे पहले मुक्त होने का वहां पर कोई चांस नहीं है। अब इधर जो निमिषा प्रिया होती है वो अपनी बेटी से मिलने के लिए यमन जाती है। यमन जेल में जाकर के जब मिलती है तो उसकी बेटी जो निमिषा प्रिया होती है वो दौड़ करके अपनी माँ के गले लग जाती है और वहां सरकार से अपील करती है कि हमारी बेटी को यहाँ से रिहा किया जाए। लेकिन वहां की सरकार उसकी तरफ कोई गौर नहीं कर रही है और उसका पति जो केरल में है वो भारत सरकार, विदेश मंत्रालय से भी विनती कर रहा है कि हमारी पत्नी को वहां से बाइज्जत फांसी से मुक्त कराया जाए। लेकिन भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है जल्दी से जल्दी
हर उपाय वो संभव कर रही है कि निमिषा प्रिया को वहां से फांसी से बरी करवा करके और भारत बुलवाया जाए। अब विदेश मंत्रालय भारत सरकार बताते तो ये है कि $40,000 तय हुए थे। वहां की जो तलाल के परिवार थे उन्होंने निमिषा प्रिया से $40,000 की मांग की थी, जिसमें से $20,000 पहुंच गए और फिर बात यही ठप हो गई बीच में। लेकिन अभी $20,000 पहुंचने को बाकी थे, लेकिन ये बात रद्द हो गई। वो $20,000 भी वहां से उनके गुप्त हो गए, वो भी नहीं मिले। अब दोबारा से फिर इंतजाम हो रहा है। अब उस तलाल के परिवार वालों ने फैसला करने से मना कर दिया। अब आगे इसमें क्या होता है, जो विदेश मंत्रालय भारत सरकार का जो होता है, वो क्या निमिषा प्रिया को फांसी से बरी करा पाएगा या यमन से वापस भारत बुला पाएगा या नहीं बुला पाएगा, जो भी अपडेट होगी वो हम अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन हम तो भारत सरकार से और यमन सरकार से यही अपील करेंगे कि निमिषा प्रिया ने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया था। उसने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए ऐसा किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए विदेश मंत्रालय भारत सरकार और यमन की जो सरकार है वो निमिषा प्रिया को फांसी से मुक्त करे और उसे भारत भेजने की ये प्लानिंग करे। बस यही हमारी अपील है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।